बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका आज नमस्कार। वर्चुअल मंच पर। प्यारे साथियों, जो शख्सियत आज हमारे बीच में पधारे हैं, वे महाराष्ट्र से हमारे बीच में पधारे हैं। डॉक्टर दुर्गा दास जी बहुत ही प्रतिष्ठित हस्तियों में आते हैं। योग के जो विद्वान श्रेणी के लोग हैं, उनमें आपका एक परिचय है। लगभग 35 वर्ष है, एमएससी फिजियोलॉजी आपने किया हुआ है। इसके साथ-साथ आपने 4 भाषाओं में योग के संबंधित पुस्तक भी लिखी, रिसर्च आर्टिकल आपके छपे हैं। बीआईएस जो हॉलमार्क आपने लगभग बहुत चीज़ों पर आपने देखा होगा, सुना होगा, तो उसमें भी ये सेवाएँ दे चुके हैं। एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद पर एज़ ए वाइस चेयरमैन के पद पर आप विराजमान हैं, इंडियन योगा एसोसिएशन के महाराष्ट्र चैप्टर पर। लगभग 2022 में हुआ और इसी तरह आप में भी सेवा भाव है। जब हम आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहे थे, तो एक श्रृंखला हमने एक्सपर्ट को बुलाया था, तो उसमें आपको सुनने का सौभाग्य मिला और आज पुनः मैं इस मंच पर आपको हूँ। और प्यारे साथियों, बहुत ही जबरदस्त अनुभव है इनका डेंगू में, फ्लू में, कफ में, कोल्ड में और इवन कोरोना वायरस को किस तरह से ठीक किया जा सकता है, उनमें डॉक्टर साहब की विशेषज्ञता है। आज हम जानेंगे जो सामान्य रोग हैं, उनकी चिकित्सा किस प्रकार से की जा सकती है, से हम किस प्रकार से बच सकते हैं? क्या वो प्रिकॉशंस हैं जो लिए जा सकते हैं? खान-पान संबंधित क्या आदतें हम सुधार सकते हैं? और यदि ग्रसित हो गए, तो शीघ्र किस प्रकार? तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित करूँगा और मैं सबसे पहले सर आपको धन्यवाद, मेरा निवेदन स्वीकार किया और इतने व्यस्त समय में से आपने हमारे लिए जो समय निकाला है, उसके लिए मैं आपका अभिवादन करता हूँ। मंच आपको समर्पित टू यू सर। नमस्ते, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रमोद जी और आप सभी महानुभाव जो आज इस कार्यक्रम के द्वारा जुड़े हैं। सामान्यतः जो भी मानव निर्मित यंत्र है, वह जब बिगड़ता है, तो यह स्वाभाविक है कि उसका कोई तज्ञ व्यक्ति, तंत्रज्ञ जिसको हम बुलाएँ, जिसके माध्यम से उसको ठीक करें। लेकिन ये भी एक यंत्र है, मानवीय शरीर, लेकिन ये आदमी ने नहीं बनाया है और इसलिए ये किस प्रकार से कार्य करता है, ये भले विज्ञान ने अपने तरीके से प्रयास किया होगा, लेकिन पूरी तरह से समझा है, ऐसी बात नहीं है। तो अपने दिमाग में वही बैठा है कि इस शरीर के साथ कुछ बिगाड़ जाए, तो उसका तंत्र जो तज्ञ होगा, उसको बुलाना चाहिए, यानी कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए, दवा लेनी चाहिए। लेकिन ये समझते हुए एक बड़ी बात को हम भूल रहे हैं कि इस यंत्र के अंदर खुद को ठीक करने की यंत्रणा बिठाई गई। ये फर्क है। मानव निर्मित यंत्र में खुद को कुछ बिगाड़ हो जाएगा तो खुद को ठीक करने की कोई यंत्रणा नहीं होती है, कोई बाहर से उसको तंत्रज्ञ ने उसको ठीक करना पड़ता है। लेकिन मानवीय शरीर ऐसा नहीं है। मानवीय शरीर हो या अन्य जो जीव हो इस पृथ्वी पर, उनको ये एक यंत्रणा दी गई है, वो ठीक अपने आप को रिस्टोर करे, ठीक करे। इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति, ये शब्द तो हमने सुना है, लेकिन हम इस बहुत महत्वपूर्ण बात को भूल जाते हैं। एक 500 साल पहले जब लुईस पाश्चर या अन्य लोगों ने, कॉक ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप ढूंढा और उसके बाद में जो आंख को न दिखने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव के बारे में हमें पता चला, अनेक प्रकार के रोग इन सूक्ष्म जीव के कारण होता है, ये हमें समझा। उसके ऊपर उनको मारने वाले एंटीबायोटिक्स भी ढूंढ निकाले। लेकिन यह समझते हुए एक बड़ी बात को हम भूल गए। मतलब इसके बहुत पहले 11वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में यूरोप में बड़ी मात्रा में प्लेग, ये बीमारी आई थी, आती थी। भारत में उस समय नहीं था। यूरोप के द्वारा प्लेग भारत के अंदर आया ब्रिटिशों के कारण, अपने इधर नहीं था। तो गांव के गांव साफ हो जाते थे, लेकिन फिर भी पूरे गांव में एक व्यक्ति जीवित रहता था, या दूसरे एक गांव में कुछ संख्या में लोग जीवित रहते थे। ऐसा क्यों होता था? इतने पूरे गांव के गांव साफ होने के बाद। तो
प्राकृतिक चिकित्सा में उसके ऊपर बड़ा चिंतन हुआ। और प्राकृतिक चिकित्सा, जिसको निसर्गोपचार कहते हैं, नेचुरोपैथी कहते हैं, ये शब्द ऐसा तो यूरोप से आया एक 200 साल पहले। लेकिन यह तत्व सभी पुरातन संस्कृतियों में थे। पंचमहाभूतों की संकल्पना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सभी प्राचीन संस्कृति में हमें मिलती है और भारत भी इसके लिए अपवाद नहीं है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि भारत में प्राकृतिक चिकित्सा महात्मा गांधी जी ने अफ्रीका से लाई। यूरोप में जो शास्त्र बना उसको जो प्राकृतिक चिकित्सा यानी कि नेचुरोपैथी नाम दे दिया, वो तो महात्मा गांधी जी द्वारा इधर आया और स्वतंत्रता आंदोलन के समांतर इस शास्त्र का बड़ा प्रचार उन्होंने किया, ये वास्तवता है। लेकिन यदि हम इस चिकित्सा के तत्वों को समझे कि यदि सभी प्राचीन संस्कृति में पंच महाभूतों की संकल्पना थी, क्योंकि यूरोपियन लोगों ने उनके ग्रीक एंसेस्टर से वो ढूंढ निकाला क्या प्राचीन उनका चिंतन रहा था कर, तो भारत में भी पंच महाभूत की संकल्पना बहुत पुरातन काल, सांख्य जो अपना सबसे अपने इधर जो 9 दर्शन बताए हैं उसमें 3 को नास्तिक कहते हैं, 6 को आस्तिक कहते हैं। तो इसमें एक चार्वाकाचार्य पूरी तरह से नास्तिक है। तो बौद्धिज्म यानी कि बौद्ध और जैन, ये हालांकि योग प्रामाण्य को नहीं मानते करके नास्तिक बताया गया है, लेकिन अन्यथा वे आध्यात्मिक है। मतलब एक चार्वाकाचार्य दर्शन को, चार्वाक दर्शन छोड़ेगा तो बाकी 8 दर्शन ये आध्यात्मिक है। उसमें से बौद्ध और जैन दर्शन नास्तिक कहलाते हैं, बाकी 6 आस्तिक कहलाते हैं। तो इन उसमें सबसे पुरातन सांख्य दर्शन है कपिल मुनि का, और उसमें सबसे पहले यह पंच महाभूतों की संकल्पना आती है। डार्विन ने इस पृथ्वी पर जीव के उत्क्रांति का विवेचन किया, तो सांख्य ने 8000 साल पहले विश्व के उत्क्रांति का विवेचन किया, उसी के अंदर एक पंच महाभूतों की संकल्पना आई है। तो सवाल ये है, यदि पंच महाभूतों की संकल्पना इतनी पुरातन काल से भारतवर्ष में चालू है, तो फिर महात्मा गांधी जी ने प्राकृतिक चिकित्सा भारत में लाई, ऐसा क्यों हो सकता है? इसका कारण इतना ही है कि पंचमहाभूत और आगे सूक्ष्म स्तर पर भारत के अंदर विकसित हो गए। जैसे पृथ्वी तथा जल मिलके कफ विकार हो गया, कफ दोष, विकार नहीं सॉरी, कफ दोष हो गया, और पित्त, जल और अग्नि मिलके पित्त दोष हो गया, वायु और आकाश महाभूत मिलके वात दोष तैयार हो गया। तो पंच महाभूत से आगे और त्रिदोष जिसकी जो संकल्पना है वो केवल भारत में विकसित हुई, और यही तो मूलाधार है आयुर्वेद शास्त्र का। कहने का मतलब ऐसा कि भारत में प्राकृतिक चिकित्सा और सूक्ष्म स्तर पर विकसित हो गई, जिसका नाम है आयुर्वेद। इसलिए ये सही नहीं है कि गांधी जी द्वारा पहली बार नेचुरोपैथी ये शब्द, प्राकृतिक चिकित्सा ये शब्द आधुनिक काल में यूरोप में जो कुछ उसमें विकास हो गया गए 200 साल में, वो गांधी जी द्वारा भारत में आया, है बिल्कुल सही है। लेकिन इस प्राकृतिक चिकित्सा के सूक्ष्म जो तत्व है वो इधर पहले से ही है, ये मैं जो कह रहा, इधर वो आयुर्वेद के स्वरूप में और सूक्ष्म स्तर पे विकसित हो गया। इस प्राकृतिक चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण डॉक्ट्रिन ये है कि सभी बीमारियों का एकमेव कारण है विष का संचय, इसलिए एक ही बीमारी है विष का संचय, और इसलिए एक ही उपचार है विष के संचय को दूर करना, व्हाट इज नॉन ए डिटॉक्सिफिकेशन। अलग अलग बीमारियों के नाम ये मॉडर्न मेडिसिन में दिए जाते हैं, लेकिन इधर प्राकृतिक चिकित्सा में कोई बीमारी के नाम नहीं है, एक ही बीमारी है विष संचय, एक ही बीमारी है, इसलिए एक ही उपाय है, उपचार है कि विष संचय को दूर करना। जिस पंचमहाभूत से विश्व बना है, अपना शरीर बना है, उन्हीं को यह विष संचय दूर करने के लिए बुलावा जाता है। इसी को बोलते हैं पंचमहाभूत चिकित्सा, यह शुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा। अभी सवाल ये आता है कि विष आता है किधर से? एक तो मन के कारण आता है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधम मोक्षयो, ऐसे मैत्रेय उपनिषद ने कहा कि मन ही है
जो मुक्ति देता है, मनी है जो बंधन देता है, और एक कदम आगे मनी है जो बीमारी देता है, और मनी है जो बीमारी ठीक कर सकती। इतनी बड़ी ताकत है मन के अंदर, दोनों वजह से। तो मन यानी कि तनाव एक महत्वपूर्ण कारण है बीमारियों का। प्राकृतिक चिकित्सा में हिंदी में एक बहुत अच्छा कहावत है, पैर गरम, पेट नरम, सर ठंडा, रोगों को मारो डंडा। आज उल्टा है, आपको मालूम है, सर गरम तो कहते कि स्ट्रेस इज नंबर 1 किलर। मानसिक तनाव ही सभी रोगों का कारण है, ऐसा आधुनिक वैदिक शास्त्र भी मानता है। तो मन एक कारण है विषय निर्माण करने का। दूसरा कारण है अपना आहार। गलत आहार से बड़ी मात्रा में विष का संचय होता है और वही आगे जाके बीमारी देती है। हालांकि फेफड़े या अपनी किडनी, अपनी स्किन, अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम, अपना लिवर, ये हमेशा अंदर के पॉइजन को डिस्ट्रॉय करने का, विनाश करने का काम करते रहते हैं। लेकिन बनावट और उसका नष्ट करने में यदि भिन्नता हो गई तो फिर हर रोज एक मात्रा में विष का संचय होने लगता है और बीमारी होती है। अभी होता है ये कि विष संचय एक मर्यादा के ऊपर, जिसको थ्रेशोल्ड वैल्यू बोलते हैं, उसके ऊपर जाएगा और अपने अंदर जो रोग प्रतिकारक शक्ति सक्षम रहेगी, अंदर की वाइटैलिटी, अंदर की प्राण शक्ति, जो भी शब्द का प्रयोग करें, वो सक्षम रहेगा, तो एक मर्यादा के ऊपर विष के संचय को होने को शरीर देता ही नहीं। एकदम उसको शूटिंग चालू होता है थ्रेशोल्ड होने के बाद, कि बस जैसे लात मारते हैं ना किक, वैसा एडिशनल पॉइजन को बॉडी किक मारता है, उसको बोलते हैं एक्यूट डिजीज। तो दो प्रकार के बीमारी, एक एक्यूट डिजीज बल्कि एकदम तात्कालिक, जो आपको 1-2-3 दिन रहेगा ज्यादा से ज्यादा, और आपको हमेशा का जो काम करने को नहीं देगा, आपको पूरा बेड रेस्ट लेना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, उनको बोलते हैं एक्यूट डिजीज। और दूसरा होता है क्रोनिक डिजीज, जो अनेक वर्षों से चालू रहता है, लेकिन बाकी हर रोज का काम आप कर सकते हो। ऑफिस जाना है, जो कुछ भी, जैसे बीपी है, डायबिटीज है, लोग गोली खाते हैं और अपना ड्यूटी करते हैं अनेक वर्षों। आदमी कहता है मुझे स्पॉन्डिलोसिस है, मुझे डायबिटीज है, उनको क्रोनिक डिजीज बोलते हैं। और सर्दी, बुखार, लूज मोशन, इनको एक्यूट डिजीज बोलते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार एक्यूट डिजीज डिजीज है ही नहीं, दे आर द हीलिंग क्राइसिस। शरीर को आगे अनेक बीमारियों से बचाने के लिए प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, प्रतिबंधात्मक जो कदम शरीर लेता है, यदि उसका रोग प्रतिकारक शक्ति, अंदर की प्राण शक्ति सक्षम हो तो तभी ये हो सकता है। उनको एक्यूट डिजीज कहते हैं, इसलिए वे वास्तव में डिजीज नहीं है, वे बड़े बीमारियों से बचाने के लिए शरीर ने उठाया हुआ कदम है। अब इधर आधुनिक विज्ञान और अपना प्राकृतिक चिकित्सा, उसमें एक संघर्ष हो जाता है, बिल्कुल एक दूसरे को वे स्वीकार नहीं करते। ठीक है, आधुनिक विज्ञान कहता है कि फलाना फलाना वायरस ने, फलाना फलाना जर्म ने, बैक्टीरिया ने हमला बोला, इट हैज अटैक्ड। प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि फलाना फलाना वायरस को या फलाना फलाना बैक्टीरिया को शरीर ने निमंत्रित किया। बिल्कुल विरोधाभास है, विष संचय दूर करने के लिए निमंत्रित कर दिया। एक ऐसा होता, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे हर रोज मैं मेरा घर साफ कर रहा हूँ, झाड़ू मार रहा हूँ, पोछा मार रहा हूँ, मैं तो करूंगा, लेकिन मैं सोचा बरस में 1-2 बार, जैसे अभी दिवाली आ गई है या अभी आगे बारिश आने वाला है, तो एक बार जरा घर अच्छी तरह से साफ करो, कपाट वगैरह इधर उधर हटा के। तो मेरे अकेले बस की बात नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, जिधर यह लेबर वगैरह खड़े होते हैं ना, हर शहर में, हर गांव में ऐसी एक जगह होती है, तो ऐसे 2 लेबर को मैं लेके आऊंगा, बोलूंगा कि ऐसा ऐसा पूरा मुझे साफ करना है, तो उनकी मदद लेके सब कबर्ड इधर उधर हटा के मैं साफ करूंगा। यही है वो बुलाना जिसको मैंने कहा। और एक बात है कि मैंने तो उनको कबर्ड बाहर से साफ करने के लिए बुलाया है,
कहीं अंदर से साफ ना हो जाए करके मैं देखूंगा, मैं सुपरवाइज करूंगा। इसी को बोलते हैं अपनी इम्यूनिटी। तो शरीर जंतुओं को बुलाता है प्राकृतिक चिकित्सा के दृष्टि के अनुसार अंदर के विष को साफ करने के लिए, और फिर वो उतना ही करके भाग जाएं ये भी देखता है। रोग प्रतिकारक शक्ति उनको दूसरे जगह जाने को और कोई दूसरे बीमारी होने के लिए नहीं देगा। ये सिद्धांत है। थोड़ा नया नया जो कुछ भी अभी तक हमें डॉक्टर से या आधुनिक वैद्यक शास्त्र से सीखा है, तो ये थोड़ा हजम होना मुश्किल है, मैं समझ सकता हूँ। तो ये दृष्टिकोण को हम अभी जरा समझ लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम सर्दी की बात करते हैं। हम बोलते हैं कॉमन कोल्ड कहा गया। एक जर्मन साइंटिस्ट ने कहा कुछ साल पहले, यदि सर्दी हुई और आपने औषध लिया, दवा लिया, मेडिसिन, तो एक हफ्ते के अंदर, एक सप्ताह के अंदर आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। और यदि आपने कोई दवा नहीं ली तो 7 दिन में बीमारी ठीक हो जाएगी। तो उनको क्या कहना है आप अच्छी तरह से समझ रहे हो। तो सर्दी के लिए कोई दवा की जरूरत नहीं है वास्तव में, लेकिन अपने दिमाग में वो बैठा है। कुछ तो करना चाहिए आदमी को, बराबर है, उपाय करना चाहिए। तो हम दबाते हैं दुर्भाग्य से, खास करके एलोपैथी, ये शब्द ग्रीक से आया। ग्रीक भाषा में एलो मतलब उल्टा, दबाने वाला। होम्यो मतलब उसके साथ जाए। इसलिए बाद में ये हिपोक्रेट्स जो 2000 साल पहले ग्रीक तत्वज्ञानी और डॉक्टर हो गए, उन्होंने बात की थी बीमारी 2 प्रकार से ठीक किए जा सकते, एक तो लक्षणों को दबा के, नहीं तो लक्षणों को उजागर करके। तो लक्षणों को दबाना वही एलोपैथी ने ले लिया। आधुनिक युग में मॉडर्न मेडिसिन करके एक विकसित हुआ है। और कुछ 2-2.5 साल पहले जर्मनी में डॉक्टर हाइनमन ने उस तत्व को होम्योपैथी इस माध्यम से विकसित कर दिया। तो जब सर्दी होती है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं, हमें मालूम। नाक बहने लगता है, अपने को अच्छा नहीं लगता, सर फटने लगता है, सींक आती है, शरीर दर्द करने लगता है, और फिर वो विज्ञापन आता है ना, एडवर्टाइजमेंट, क्या हाल बना के रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं, विक्स एक्शन 105, विक्स एक्शन 500 ली, कोल्डरन ली। तो आप समझ सकते हो ऐड किसका। जितने भी विज्ञापन आते हैं ना, ये सब हमें पागल बनाने के लिए आते हैं। पागल बनना है नहीं बनना है ये हमें तय करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ऐसा कि ऊज हो रहा है, म्यूकस बाहर, सर दर्द हो रहा है, ये लक्षण तुरंत दबाएगा गोली लेके। आपको अच्छा लगेगा कितनी अच्छी मेडिसिन है, कितनी अच्छी गोली है, और वो देने वाला कितना अच्छा डॉक्टर है, ऐसे अपने दिमाग में बैठे। लेकिन हमने क्या किया, अंदर बॉडी विष को बाहर फेंकना चाहती थी। विष का संचय एक मर्यादा के ऊपर जब चला गया, तब बॉडी ने वायरस उसको बुलाया कि ये अंदर के सब साफ करना है मुझे, और इसका ही प्रक्रिया, इसके परिणाम स्वरूप वो बहने लगा। वो कभी भी एसिडिक होता है, क्योंकि सब पॉइजन एसिडिक होता है। वो निकल रहा है, उसको निकलने दी, उसको दबाने का नहीं। लेकिन अपने को अच्छा नहीं लगता, फील गुड बोलते हैं, और फील गुड करने के लिए हम दवा लेके उसको दबा देते, बहुत खुश हो जा रहे, अच्छा हो गया, कितना रहा था, सिखाना बंद हो गया, सर दर्द होना बंद हो गया। लेकिन वास्तव में हमने क्या किया, जो विष को बाहर फेंकना था उसको हमने दबाया। फिर 2 महीने के बाद वापस सर्दी होती है, फिर हम दबाते हैं, फिर 1 महीने के बाद सर्दी होती है, फिर 15 दिन के बाद सर्दी होने लगता है। लोग बोलते हैं मुझे एलर्जी हो गई। काहे की एलर्जी जो विष शरीर जिस विष को बाहर फेंकना चाहता था, आप उसको फेंकना नहीं देते हो, आप उसको बार बार दबा रहे हो, सप्रेस कर रहे हो, इसलिए वो बार बार फेंकने की कोशिश कर रहे हो, फिर आप उसको बोलते हैं एलर्जी और क्या। तो इस प्रकार जब वो आता है, उसको आप दबाओगे नहीं, उसको बहने देंगे, तो 1 बरस 1.5 बरस वापस आपको सर्दी नहीं होगा। ये अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण। तो कहने का मतलब, हम उसको गोली लेके दबाते हैं, जिसके कारण जो विष बाहर फेंकना था वो हमने फेंकने को नहीं दिया। नंबर 1, 1 नंबर गलती, नंबर 1। अब ये गोली जो होती है एलोपैथिक, बड़ी मात्रा में एसिड पैदा करती है, मतलब अंदर आपने पॉइजन और बढ़ा दिया, गलती नंबर 2।
यह एलोपैथिक गोली खाली पेट नहीं लेने का वही एसिड के कारण, कुछ खाना खा के लेना पड़ता है। अब जब सर्दी होती है, आपका टेस्ट चला गया, आपका स्मेल लाना चला गया, अपने को मालूम है। ये कोई कोविड में हुआ ऐसा नहीं, तो इसके पहले भी सर्दी हुआ तब ये होता था, नया कुछ भी नहीं। उसका मतलब क्या, हमारा स्वाद चला गया, मतलब हमें न खाने के लिए शरीर बोल रहा है, अब तक बहुत खाया, रेस्ट दे दो, एक दो दिन खाओ नहीं, इसलिए बॉडी हैज विथड्रॉन द टेस्ट एंड द स्मेल। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती खाना खा रहे हैं, बॉडी इज नॉट प्रिपेयर टू डाइजेस्ट एंड एनी इनडाइजेस्टेड फूड लेट्स टू पॉइजन फॉर्मेशन। आम जिसको एसिड ने, आयुर्वेद ने कहा एसिडिक पॉइजन। तो गलती नंबर 3 कि हम जबरदस्ती खाना खाया, शरीर के तैयार नहीं थी पचाने के लिए, तो उसका और ज्यादा पॉइजन बन गया। अभी क्या क्या हुआ देख लीजिए, शरीर अंदर के पॉइजन को बाहर फेंकना चाहता था, गोली लेके आपको उसके दबा दिया। गोली खुद एक पॉइजन है, एसिडिक है, वो एसिड बढ़ाता है, मतलब और एसिड बढ़ गया। वो खाली पेट नहीं खा सकते, आपने खाना खाया तो खाना नहीं पचा, उससे और पॉइजन बन गया, मतलब सब जो हम विशियस साइकिल बोलते हैं, उल्टा हो रहा है। तो कितना गलत हम कर रहे हैं, ये ध्यान में आएगा आपके। तो दूसरा और एक है कि शरीर दर्द कर रहा, सर दर्द कर रहा था, शरीर थोड़ा पेन कर रहा था, उसका मतलब बॉडी क्या बोल रही है, रेस्ट ले लो, आराम करो। क्योंकि जो भी शक्ति हम सामान्यतः फिजिकल एक्टिविटी में, डाइजेशन में यूज करें, लगभग 30%, 30% जो ऊर्जा है केवल डाइजेशन में खर्चा होती है, बाकी फिजिकल एक्टिविटी में, मेंटल एक्टिविटी में। तो आपको बॉडी ने दर्द दे दिया, बॉडी पेन दे दिया और बोला आराम करो, रेस्ट करो, मतलब शारीरिक स्तर पर की ऊर्जा उन्होंने बचाई, आपका टेस्ट निकाल दिया, भूख नहीं है, खाना नहीं है, आपको फास्ट करना है, उपवास करना है, मतलब 30% जो 30% जो ऊर्जा है वो बचाई। मतलब ये सब ऊर्जा बचा के उसको डाइवर्ट किया जा रहा है अंदर के पौधों को बाहर फेंकने के लिए। कितना अच्छा अरेंजमेंट है देखिए शरीर का, लेकिन हम वो नहीं समझ पाते। ये जो बॉडी की जो कोड लैंग्वेज है वो नहीं समझ पाते, और हम इसलिए हम जबरदस्ती गोली लेके उसको बहने का भी बंद कर देते हैं और खाना भी खाते हैं, और शरीर का दर्द अभी ब्लॉक हो गया गोली के कारण, तो हम जो भी काम करने का फिजिकल कर लेते हैं, मतलब बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पूरी तरह से आराम करना चाहिए, सोना चाहिए, आराम करना चाहिए, और खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, उपवास करना चाहिए। फास्टिंग एंड रेस्टिंग आर द बेस्ट रेमेडीज। हालांकि रेमेडी ये शब्द गलत है, ये उपचार नहीं है। उपचार शरीर ने ढूंढा है, अंदर के पॉइजन ये बीमारी थी, और उसको बाहर निकालने का जो तरीका, जो तंत्र, जो व्यवस्था शरीर ने ढूंढ के निकाली है, वही उपचार है। मतलब आपका जो शरीर दर्द कर रहा है, आपका ये ऊज हो रहा है, बह रहा है, वो म्यूकस, यही उपाय है। डोंट फाइंड सॉल्यूशन टू द सॉल्यूशन अज्यूमिंग दैट यू आर वाइजर देन द मदर नेचर इटसेल्फ। तो माँ प्रकृति ने उपाय ढूंढा है उसका। आप उपवास करें और आप पड़े रहे, रेस्ट ले ले, फास्ट एंड रेस्ट, यही आपको उपचार ढूंढ निकाला है शरीर ने, उसका उपचार मत करिए। ये बात। तो किस प्रकार से उपचार के नाम के ऊपर हम गलत कर रहे हैं, ये हमें ध्यान में आ गया। हाँ, यदि हम सोच रहे हैं कि आदमी जरा बुद्धिमान प्राणी है तो कुछ ना कुछ करे, यदि सर्दी के पीछे अंदर के पॉइजन को बाहर फेंकना यदि शरीर का उद्देश्य है, क्या मैं एक बुद्धिमान प्राणी होने के कारण उसको मैं मदद कर सकता हूँ? उल्टा तो नहीं जाना, एलो नहीं करना है, हमें एलोपैथी दबाना नहीं है, उल्टा नहीं जाना है, लेकिन इस विष संचय को दूर करने की प्रक्रिया में मैं क्या मददगार, सहायक हो सकता हूँ? तो हाँ, तुलसी यानी कि बेसिल जिसको कहते हैं, और अदरक यानी कि जिंजर, इसका काढ़ा 1 लीटर पानी में एक 8-10 तुलसी के पत्ते और एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा जरा दबा के डाल दिया और पानी को उगा लिया, उसको बोलते काढ़ा।
और वो गरम गरम पीते रहने का हर घंटा 2 घंटा। बस तुलसी और अदरक ये दोनों अपने रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाएंगे और अंदर के म्यूकस को बाहर फेंकने में मदद करेंगे। उसको सुखाएंगे नहीं, उसको पतला करेंगे। उस काढ़े में पेपर यानी कि काली मिर्च नहीं डालना या लेमन ग्रास नहीं डालना सर्दी के समय। यदि ऐसा बाकी बुखार है, मलेरिया वगैरह, तब उसमें आप डाल सकते हो। ये उसका उपचार। 2-3 दिन, कम से कम 2 दिन उपवास करने का, कुछ नहीं खाने का, गरम गरम पानी पीते रहेगा, एक काढ़ा पीते रहने का गरम गरम, बस और कुछ नहीं। आराम कर, अपने आप पूरा ठीक हो जाएगा। अब उसके बाद 2 दिन के बाद जो एक 8 दिन का दौर होता है वो है कफ का दौर होता है। सर्दी के बाद कभी भी कफ होता है, आपको मालूम। उसमें हम परहेज नहीं रखेंगे तो इट विल टर्न मोर कॉम्प्लिकेटेड। तला हुआ खाते हैं, सब जो कफ कारक खाते हैं तो कफ सूख जाता है, पता नहीं क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। जो 8 दिन के अंदर कफ पूरी तरह से ठीक होना था, 1 महीना भी ठीक नहीं होता, क्योंकि हम परहेज नहीं रखते, हम गलत करते हैं। तो बिल्कुल तला हुआ नहीं खाने का। कफ कारक क्या क्या है? दूध, दूध के प्रोडक्ट कोई भी, सब कफ कारक है। नॉन केला, सीताफल, पेरू यानी कि अमृत जैसे कफ कारक फल नहीं खाने का। काकड़ी यानी कि कुकुम्बर, टमाटर, ये भी कफ कारक है। नारियल का पानी इस स्पेस में नहीं पीने का 8-10 दिन के लिए, तो कफ आराम से ठीक हो जाता है, बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। उसमें क्या खाने का? गरम खा सकते हो, जैसा पपीता, ये जैक फ्रूट बोलते हैं या फिर डेट्स बोलते हैं, ये गरम है, वे खा सकते हैं, पित्त कारक जिसको कहते हैं। या सिट्रस सबसे अच्छा, क्योंकि सिट्रस इम्यूनिटी को और स्ट्रेंथन करते हैं। तो नींबू, संतरी, मौसम्बी, पोमग्रेनेट यानी कि डालिम बोलते हैं, अनार बोलते हैं, अनार, इस प्रकार के जो फल है ना, वो जरूर हम खाए उस स्पेस के अंदर। तो कफ पतला होके जल्दी निकल जाएगा। और घट्टा होके जो कफ का प्रॉब्लम कभी होता है जब वो सूख जाता है, एंटीबायोटिक्स लेने से कफ सूख जाता है, मिरी डालने से कफ सूख जाता है, लेमन ग्रास डालने से कफ सूख जाता है, इसलिए वो नहीं डालने का मैंने कहा। लेकिन उसका बाकी बुखार में कैसा उपयोग है, उस समय डालना चाहिए, उसकी चर्चा बाद में करें। आगे बढ़ते हैं। बुखार, कभी कभी सर्दी में भी बुखार होता है, क्योंकि किस प्रकार का वायरस है, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, ऐसा इन्फेक्शन होगा वायरस का, तो सर्दी के साथ बुखार भी आ जाता है। फिर कभी कभी सिंपल जो वायरस होगा तो सिर्फ सर्दी होता है, बुखार नहीं। लेकिन केवल सर्दी के कारण ही बुखार होता है ऐसा नहीं, बिगर सर्दी के अन्य इन्फेक्शन होते हैं, मलेरिया फॉर एग्जाम्पल, उसमें भी बुखार होता है। तो बुखार मतलब क्या? अभी जैसे हमने सर्दी को एक अलग दृष्टिकोण से देखा, दो मेडिकल साइंस ने या आधुनिक विज्ञान ने जो हमें बताया था कि जंतु ने हमला बोला, तो हमने उसको जंतु को बुलाया, इस अलग ढंग से समझा, प्राकृतिक चिकित्सा के ये अलग ही दृष्टिकोण से। उसी प्रकार से बुखार को शरीर कैसा देखता है या प्राकृतिक चिकित्सा कैसी देखता है? अपना बॉडी टेम्परेचर 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, या उसको बोलते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अभी जनवरी में कारगिल में -48 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। और अभी कुछ एरिया में अभी मई महीना में, जैसे हमारा नागपुर वगैरह, इसमें 48 डिग्री +48 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। लेकिन जो भी स्वस्थ आदमी उधर है, हमारे सैनिक है उधर कारगिल में, या हमारे इधर जो लोग रहते हैं, उनका शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। कितनी बड़ी यंत्रणा है शरीर के अंदर, व्हाट अ ग्रेट इंटेलिजेंस। देखिए कि -48 डिग्री सेंटीग्रेड से +48 डिग्री सेंटीग्रेड बाह्य तापमान होने के बावजूद शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट रखने का इंटेलिजेंस, विजडम शरीर के अंदर है। और अब एक सिचुएशन में थोड़ा सा ज्यादा 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101 102 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हो गया, तो क्या आप शरीर को गलत समझ रहे हो, पागल समझ रहे हो? जिसके पास इतना इंटेलिजेंस है उस पर भरोसा रखिए। Trust the tremendous intelligence and wisdom, inborn wisdom in the body. तो उसका कुछ कारण होगा,
इसलिए एकदम बहुत शाना समझ के हम उसको दवा लेके, एंटीपायरेटिक लेके बुखार को नीचे लाने की कोई जरूरत नहीं है, कहने का मतलब। हाँ, डॉक्टर्स बोलेंगे कि अरे वो टेम्परेचर बढ़ा होगा तो लिवर के ऊपर ऐसा असर होगा, किडनी के ऊपर ऐसा होगा असर होगा, ब्रेन के ऊपर ऐसा असर होगा। हाँ, और एंटीपायरेटिक्स लेके क्या होता है, ये क्या ब्रेन के लिए, अपना लिवर के लिए टॉनिक है, अमृत है, किडनी के लिए टॉनिक है? तो बुखार से जो गलत असर की बात होती है, वही असर और ज्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक्स यानी कि बुखार कम करने वाले या दूसरे उसके साथ में एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, बड़ी मात्रा में एसिड बढ़ाते दवाएं, और ये गलत काम करते हैं। इसलिए हमें इस विषय को प्राकृतिक दृष्टिकोण से समझ लेना अच्छी तरह से, किसी प्रकार के पूर्व दोष के बिगर यह हमें समझने की जरूरत। मुझे बताइए, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान में वनडे क्रिकेट होता है तो 2 दिन पहले से ही हमारे टीवी चैनल्स बड़े जोर शोर से वातावरण निर्मित करने लगते हैं कि पूरे देश में क्रिकेट का बुखार चढ़ गया, यही शब्द वे वापरते हैं, क्रिकेट फीवर थ्रू आउट द कंट्री। मुझे बताइए उसका मतलब क्या? जो देशभक्ति थोड़ी बहुत हमारे अंदर है, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट होगा तो बढ़ जाती, इसलिए उन्होंने क्रिकेट का बुखार बोला। अभी देशभक्ति बढ़ना गलत है क्या? तो बुखार बढ़ना किस एंगल से गलत हो गया? और ये विज्ञान कहता है कि 102 डिग्री फ़ारेनहाइट में आपकी इम्यूनिटी उसके परम शिखर पर होती है। द इम्यूनिटी रीचेस इट्स पीक एट 102 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। उसके ऊपर गया तो खराब मानता हूं। तो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर तक डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पीछे शरीर का कुछ उद्देश्य है। अभी मैंने कहा, यदि इम्यूनिटी बुखार बढ़ने से बढ़ती है तो क्यों नहीं बढ़ना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ने दीजिए ना। शरीर के अंदर बहुत विद्या है, बुद्धि है, उसको अपने तरीके से करने दीजिए, आप खुद को शाना मत समझिए। इसलिए बोला था मैंने, डोंट फाइंड सॉल्यूशन टू दी सॉल्यूशन। शरीर ने बुखार दे दिया, वही सॉल्यूशन है, वही उपचार है, बॉडी ने ढूंढा हुआ। आप खुद को शरीर से भी शाना समझते हुए ये बात मैंने कही थी, बिलीव इन द ट्रेमेंडस इंटेलिजेंस एंड विजडम ऑफ द बॉडी व्हिच इज इनबोर्न। डोंट बिलीव दैट यू आर वाइजर देन द मदर नेचर इटसेल्फ। लिसन टू बॉडी। तो कहने का मतलब ऐसा कि हमें दबाना नहीं है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, वही वापस वो काढ़ा लेने का, सर्दी वाला यदि बुखार है तो वही अदरक और तुलसी का काढ़ा। यदि बिगर सर्दी का बुखार है, जैसे मलेरिया, डेंगू, उसमें आप इस अदरक और तुलसी के साथ साथ काली मिर्च, ब्लैक पेपर जिसको बोलते हैं, तथा हाँ मेनली यही आप डालिए। वो भी, मेरी भी ऐसी काली मिर्च जो है वो भी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए अच्छी है, लेकिन कफ रिलेटेड में हम उसको इसलिए अवॉइड किया कि वो कफ को सुखाएगी, ये उसका दूसरा बाजू है, नेगेटिव पॉइंट, इसलिए नहीं डाला। तो मलेरिया, डेंगू ऐसे बुखार में हम उसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं। और ऑफ कोर्स रेस्ट इज मोस्ट, उपवास जब तक बुखार का चालू है सिलसिला, तब तक खाना नहीं खाने का, रेस्ट एंड फास्ट। अब ये जो बात कह रहा आपको थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाएगा, जैसा मैंने कहा, क्योंकि पहली बार सुना हो ऐसा कुछ बिल्कुल अलग, अभी तक जो सुना था उससे बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल कुछ तो गैर वैज्ञानिक ऐसा दिखेगा। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये मैं इधर उधर का थ्योरी पढ़ के बोल नहीं रहा हूँ, उस पर मैंने खुद अनुभव लिया है, तब जाके मैं बोल रहा हूँ, ऐसा भी नहीं। 1990 से 2000 तक जब भी फ्लू, इन्फ्लुएंजा, जो भी बुखार सर्दी आ गई, मैंने बिल्कुल दवा नहीं लिया। लेकिन फैल्सिपर मलेरिया, नई मुंबई में रहता हूँ, बड़ी मात्रा में कंस्ट्रक्शन चालू था उस समय, उस 90 के दशक में, तो बार बार मलेरिया होता था, तो मैं भी वो क्लोरोक्विनाइन वगैरह लेता था, बड़ी मात्रा में एसिड तैयार होता है उसके अंदर, और वह बार बार रिलैप्स होता था। तो मैं 2001 में मुझे आखिर में
क्योंकि हर बरस में 6 महीने में 4 महीने में 2 महीने भी मलेरिया रिलैक्स हुआ था, मैंने अनुभव किया है। क्योंकि मैं उस समय नाइट शिफ्ट में काम करता था, जब भी नाइट शिफ्ट में आ गया तो तुरंत वो सर उठाता था, क्योंकि अंदर की अपनी इम्यूनिटी कम होती है, हमारा बिहेवियर थोड़ा अननेचुरल हो जाता है, तो अंदर के रोग पर अपना सर उठाने में मदद होता है, सीधी सी बात। 2001 में मुझे आखिरी बार मलेरिया, आज 2024 है, मतलब गए 23 वर्ष से फिर वो रिलैप्स नहीं हुआ, क्योंकि 2001 में मैंने एलोपैथिक मेडिसिन लिए बगैर मैंने प्राकृतिक चिकित्सा फॉलो किया। क्या किया? 2 दिन पूरा फास्ट, वही काढ़ा मैंने जैसा बताया, अदरक, तुलसी और मेरी काली मिर्च। और तीसरे दिन के बाद मैंने उपवास नहीं किया, लेकिन नो कुक्ड ग्रेन फॉर 15 डेज, 15 दिन तक कोई पकाया हुआ आहार मैंने नहीं लिया, केवल वेजिटेबल जूसेस, फ्रूट जूसेस, नारियल पानी, क्योंकि ये कफ वाला नहीं है, इसलिए सब हम ले सकते हैं, सभी प्रकार के फल इसमें खा सकते हैं, ये फर्क आपको समझा होगा अब तक। तो आने वाले 15 दिन में मैंने कोई कुक्ड फूड नहीं लिया, और मैं उसको देख रहा था, WBC ब्लड टेस्ट कर रहा था, WBC काउंट कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है वगैरह, क्योंकि डेंजरस है, लोग भी डराते थे। अब एक प्रेम के कारण डराते थे, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन अपने अंदर इतनी सकारात्मकता होनी चाहिए, अपने अंदर उस प्राकृतिक चिकित्सा को इतना भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि नकारात्मकता को तोड़ने वाला सकारात्मकता आपके अंदर होनी पड़ती है, विश्वास की। तो मैं टेस्टिंग कर रहा था, 8वें दिन मेरा WBC काउंट केवल 2500 था, और हीमोग्लोबिन केवल 8.5% था, जो लगभग 14-15 होता है, आपको मालूम है। क्योंकि हर बुखार आया निकल गया, बुखार आया चला गया, तो हर बुखार के बाद 1% हीमोग्लोबिन नीचे आता है, ये होता है, सबको मालूम है। तो 8वें दिन ये हकीकत थी। 9वें दिन मैं जब वापस ब्लड सैंपल दे दिया, कहीं ना कहीं मेरे मन में डर लग रहा था, अरे और कितना WBC कम हुआ होगा, या WBC काउंट कम हुआ होगा, हीमोग्लोबिन कम हुआ होगा, और मुझे बाद में हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े तो क्या बोलेंगे, अरे पढ़े लिखे लोग हो क्या, आप क्या पागलपन करते हो, ऐसा थोड़ा निगेटिव विचार मन में मेरे आ गया। ऐसा होता है कभी कभी, उतना विश्वास नहीं तक हम बीच में पॉजिटिविटी के दौर में बीच में ऐसा निगेटिविटी आ जाती है, आदमी का मन है आखिर। लेकिन जब रिपोर्ट आ गया मैं खुशी से उछला। 9वें दिन का जो रिपोर्ट था, 3100 WBC काउंट एंड 9.5% हीमोग्लोबिन, मतलब वो एक्सिस अब क्या हो गई, उत्तेजित हो गई, स्टिमुलेट हो गई। तो लगातार 8 दिन कम कम होने के बाद 9वें दिन से वो हीलिंग का चित्र अपने को सामने दिखने लगा, व्यक्त हो गया, अभिव्यक्त हो गया। हम क्या करते हैं, तुरंत गोली लेके दबाते हैं, मतलब इतना दिन लगता है इसको टैप होने के लिए, अंदर की इम्यूनिटी। जैसे बॉर्डर पे कोई ना करे कि कोई दुश्मन राष्ट्र हमारे ऊपर हमला करे, तो हमारे जो फ्रंट लाइन होती है BSF वगैरह, वे मर जाएंगे शुरुआत में, और बाद में फ्रेश प्लेटून पुणे से, आगरा से, नासिक से आगे जाएगा, तो फिर हम लड़ाई जीतेंगे। और जब अपने बलबूते पर हम लड़ाई जीतते हैं, तो हमारी जो सार्वभौमत्व है, सोवेरेनिटी, वो रहती है। इसी को बोलते हैं रोग प्रतिरोधक शक्ति, और कुछ नहीं। लेकिन वही हमें दूसरे की मदद से अपनी देश की रक्षा करना पड़े, तो हमेशा के लिए हम उनके आप समझ रहे हो क्या हो रहा है। जब इराक ने कुवैत पर हमला किया, अमेरिका ने उनको बचाया, तो आज भी कुवैत अमेरिका के दबाव में रहता है, इस प्रकार। तो अपनी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, अपनी जो सार्वभौमत्व है, वो टिकाना है, तो दूसरे के बलबूते के ऊपर नहीं, कोई बाहर के केमिकल के बलबूते के ऊपर नहीं, लेकिन मेरे अंदर जो रोग प्रतिकारक शक्ति मुझे दी है, उसी बलबूते के ऊपर मुझे उसका सामना करना चाहिए। और इसलिए गए 23 बरस से वापस पेल्सिफेरम मलेरिया रिलैप्स नहीं हुआ। मुझे डेंगू नहीं हुआ, लेकिन मेरे जो भी साधक लोग थे, जिन्होंने भी मुझसे उसके बारे में मार्गदर्शन लिया, उनका भी डेंगू जो है ना, किसी मेडिसिन के बगैर अच्छा होने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। लोग क्या करते हैं, सब उल्टा सुल्टा खाना खाते हैं, और ऊपर से पपीता के पत्ते का जूस लेते हैं, पपीता खाते हैं, उल्टा सुल्टा खाना खा के उसके ऊपर पपीता खा के आपको जो, और एलोपैथिक दवा भी लेते हैं साथ में, तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आता है। तो आप बिल्कुल पका हुआ खाना बंद करिए। आप अदरक
तुलसी और काली मिर्च का काढ़ा पी लीजिए, उपवास करिए। और खाना ही है तो केवल ये जो रॉ वेजिटेबल जूसेस या फ्रूट जूसेस, नारियल पानी, इतना तक ही आप सीमित करोगे। और साथ में यदि बड़ी मात्रा में पपीता भी खाएंगे और टेंडर पपीता के पत्ते का रस पियोगे तो फिर तुरंत बड़ी मात्रा में आपका पेटलेट्स काउंट यदि नीचे गया भी हो, वो तुरंत 2-3 दिन के अंदर बड़ी संख्या में बढ़ जाएगा। तो आखिर यही विष का संचय जो है वही विषय है। तो हम समझते हैं कि मेडिसिन से जंतुओं को मारेंगे। जिस मिट्टी के जंतु बने हैं उसी मिट्टी के हम बने हैं, यानी कि उन जंतुओं सबसे पहले बने, वे हमारे एंसेस्टर्स है, पूर्वज है, और आगे उसी से विकसित होकर हमारे सेल्स बने, कोशिकाएं बनी। तो जो एंटीबायोटिक्स उनके लिए पॉइजन है, क्या हमारे कोशिका के लिए अमृत हो सकता है? वो हमारे लिए सो स्लो पॉइजन है, क्योंकि हमारी बॉडी अनेक करोड़ों सेल से बनी, 3 ट्रिलियन सेल्स ह्यूमन बॉडी बनी है। तो उसका तुरंत विष का परिणाम जो है नहीं दिखेगा, हमारे सेल मरते हुए अपने को नहीं दिखेंगे, लेकिन अंदर से वे मरेंगे। इसलिए जितने हायर पावर के एंटीबायोटिक्स हम लेंगे, उनका रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगा जंतुओं का, और हमारी कम हो जाएगा। इसलिए वो सही उपचार नहीं है, बल्कि अंदर के विष को बाहर फेंके, वही सही उपचार है। जैसे हमने देखा, एक हम हॉल में आए गए, बहुत चिट्टियां हमें दिखी, तो हम उसको गैमेक्सिन पाउडर छिड़के, दूसरे दिन वापस चिड़िया वापस गैमेक्सिन पाउडर छिड़के, 8 दिन के बाद देखता है तो चिट्टियां गैमेक्सिन पाउडर खा रही, उसके फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो तैयार हो रही, इम्यून हो रही। उसके बजाय पहले ही दिन जैसे मैंने चिट्टियां देखी, मैंने सोचना चाहिए था, अरे चिट्टियां क्यों आई होगी, कहाँ गुड़ का टुकड़ा पड़ा है, लड्डू का टुकड़ा पड़ा है, कहाँ कॉकरोच मर चुका है क्या? बस उस गुड़ के टुकड़े को या कॉकरोच को उठा के फेंक देगा तो चिटिया अपने आप जब भाग जाएगी, वो नहीं रहेगी। मुझे चिटिया को मारने की कोई जरूरत नहीं है। एक ऐसा हो गया, चूहा घर के अंदर आ गया करके घर को मैंने आग लगाई, ऐसा हो गया। एंटीबायोटिक्स लेना मतलब चूहा अंदर घर में घुस के आया है करके घर को आग लगाने जैसा है। ये प्राकृतिक चिकित्सा का दृष्टिकोण, क्योंकि अपना रिप्रोडक्ट इम्यूनिटी कम हो जाती है एंटीबायोटिक्स लेने से। और आज ये बड़ा चैलेंज है कि हायर हायर, आपने देखा टीबी ट्यूबरकुलोसिस को पहले एंटीबायोटिक्स वापरे, लेकिन अभी क्या हो गया, उसका इतना उपयोग कर दिया तो वो अभी काम नहीं दे रहा है। अभी हायर पावर के एंटीबायोटिक ढूंढने पड़ेंगे, रिसर्च करना पड़ रहा है कि कैसे टीबी ठीक होगा। इसलिए आज बार वापस टीबी आ रहा है। इसलिए ये रास्ता नहीं है, सही रास्ता नहीं, देयर इज नो एंड टू इट। तो मैंने मुख्यतः आज अभी सर्दी और बुखार की बात की। दूसरा लूज मोशन, लूज मोशन होता है मतलब कि अंदर के पॉइजन को शरीर बाहर फेंकना चाहता है, तो हम उसको दबा रहे, गोली लेके दबा रहे। और हम पाते हैं बाद में कि हमें एक बॉयल आता है, ऐसा जगह की जिधर हम बोल भी नहीं सकते, बॉयल, बराबर। उसका मतलब क्या, जो नेचुरल गेट से शरीर पॉइजन को बाहर फेंकना चाहता था, हम उसको दबा रहे, गोली लेके दबा रहे। तो बॉडी इमरजेंसी एग्जिट तैयार करती है, वही है बॉयल। तो वो बाद में फट जाता है और उसको स्क्वीज होना दीजिए, ऐसा बॉयल। आप बीमारी को दबाएंगे नहीं, एक्यूट डिजीज को जो हीलिंग क्राइसिस है, ऐसा बॉयल आएंगे ही नहीं। लेकिन आएंगे तो उसको संभालने का, उसको किधर क्लैश होने को नहीं देना, उसको कैस्टर ऑयल का सोप कॉटन डालना चाहिए, ताकि वो हार्ड जो होता है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि उसने सब पॉइजन ला के इधर स्टोर किया है, और फिर उसको फट जाता है, फिर उसको अच्छी तरह से पूरा निकाल देने तो ठीक हो जाएगा। लेकिन आप गलत ढंग से जाओगे ना तो ये नौबत आएगी नहीं। तो यदि सबसे पहले हम कोई गलत आहार नहीं लोगे तो लूज मोशन भी नहीं होगा, लेकिन हम गलत आहार लेते हैं करके लूज मोशन होता है। यदि लूज मोशन होता है तो क्या करने का, 8-10 गिलास नमक का पानी पीने का, तो साफ हो जाए। उसको लघु शंख प्रक्षालन बोलते हैं। शंख प्रक्षालन करके क्रिया है जिसमें 30-40 गिलास पानी पिया जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ 8-10 गिलास पानी पीने का, तो लघु शंख प्रक्षालन बोलते हैं। तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लोग खाना भी खाते हैं, गोली भी खाते हैं, सुबह से लेके रात तक 15 बार टॉयलेट में, दूसरे दिन बोलते हैं ताकत ही नहीं है। ताकत कैसे नहीं है, पेट की चर्बी उतने की उतनी है, मिनरल्स चले गए, क्षार,
पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो चले गए। आपका नर्वस सिस्टम और आपके मसल उसी के ऊपर काम करते हैं, तो आपने पूरा उसको निकाल दिया, फिर आप एकदम थक जाते हैं, बोलते ताकत ताकत कैसा नहीं है, चर्बी है, ताकत है, एनर्जी है, क्या गया, मिनरल चला गया। इसलिए आप ये नमक का पानी पियोगे 10-12 गिलास, 1-2 घंटे में सब साफ, केवल क्रिस्टल क्लियर पानी जाएगा, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। पूरा दिन उपवास करने का, दूसरे दिन एकदम टनाटन ठीक हो जाओगे। सिंपल सी बात है। वो हम ये समझे कि एक्यूट डिजीज मतलब अंदर के पॉइजन को बाहर फेंकने की प्रक्रिया, दे आर हीलिंग क्राइसिस, ताकि क्रोनिक डिजीज से हमें सुरक्षा मिले। तो और भी कुछ एक्यूट डिजीज है, जैसा स्प्रेन आता है, लेकिन समय की कमी मुझे दिख रही है, तो मैं इधर रुक जाता हूँ, वो विषय पे ना आते हुए। आज हमने मुख्यतः 3 एक्यूट डिजीज को लिया, एक है सर्दी, दूसरा है बुखार और तीसरा है लूज मोशन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दुर्गादास सावंत जी। प्यारे साथियों, मैं समझता हूँ इससे सरल और सामान्य शब्द नहीं होंगे समझाने के लिए। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल एक लेमन टर्म में आपको चीजें समझाई, और मैं समझता हूँ प्रत्येक व्यक्ति जिन्होंने ये सेशन अटेंड किया है वो समझ भी गया होगा। ये वास्तविकता है कि नेचुरोपैथी ये मानती रोगों का कारण बैक्टीरिया नहीं है। रोग का जो मूल कारण है वो टॉक्सिन्स हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ आपके शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं। और हम जो दिशा जा रहे हैं, दरअसल हम गलत दिशा जा रहे होते हैं। सर्दी जो हमें जुकाम होता है, उल्टी खांसी होता है, दस्त होता है, ये इनको हमेशा मित्र रोगों की संज्ञा दी जाती है। ये आपके विजातीय तत्वों को बाहर निकालने का प्रयत्न कर रहे होते हैं, और हम बेवकूफी में उनको दबा देते हैं, और हमारे जो प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता थी, उसको हम धीरे धीरे करके एंटीबायोटिक से मार देते हैं, और आखिर में अंत में एक समय शरीर की प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है।